हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस भी कवर करेंगे, रीजनिंग करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, आईसीटी करेंगे, एनईपी और एनसीएफ भी करेंगे। ठीक है, जो आपका जो लैंग्वेज में है, जो थर्ड लैंग्वेज है, आप अगर कोई और लैंग्वेज लेना चाहें तो बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, वो मैं नहीं करा पाऊँगा। बाकी अगर इंग्लिश हिंदी लेना चाहें तो इसमें कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो सेक्शन इंग्लिश है वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड आर्बिट्रेटरी। जो आर्बिट्रेटरी है उसका एंटोनियम क्या है, तो बताइए क्या होगा। ए बी सी डी, बताइए क्या होगा जल्दी से। जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। देखिए, आर्बिट्रेटरी जो है इसका मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेटरी का मतलब है मन माना। ठीक है, मन माना मतलब जो बिना किसी लॉजिक के जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी सवाल जवाब नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका होगा सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। इसका एंटोनियम हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेराल्ड। हेराल्ड का सिनोनियम क्या होता है बताइए। आपको क्या लगता है, ए बी सी डी कौन सा होगा। देखिए, हेराल्ड क्या होता है, हेराल्ड होता है जो अभी होने वाला है। ठीक है, इज गोइंग टू बी हैपन, अभी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिक्योश्योर, प्रिक्योश्योर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनियम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फटाफट। इसमें जो अप्रोप्रिएट आपको लगता है क्या भर सकते हैं वो बताइए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें है डजन ऑफ डॉग इन नॉर्वे हैव रिसेंटली बीन हिट बाय अ मिस्टीरियस एंड एट टाइम्स इलनेस रेजिंग कॉर्नर अमंग डॉग ऑनर। तो इसमें क्या आएगा, डेरी आएगा, डेस्परेट आएगा, सस्पिशियस आएगा, फेटल आएगा। बताइए ए बी सी डी फटाफट। तो जो इसमें जवाब आएगा वो आएगा फैटल। फैटल मतलब घातक, घातक बीमारी। ठीक है, फैटल मीन्स घातक बीमारी। नेक्स्ट है, जो अभी इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर है वो आप मुझे बताइए क्या होगा इस सेंटेंस में, यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए क्या होगा, कौन सी ग्रामेटिकल एरर है। ए सेक्शन में, बी में, सी में, डी में, बताइए। आपका यहाँ तक ए सेक्शन है, यहाँ तक सेकंड है, नहीं, द डार्क क्लाउड गदर, द डार्क क्लाउड गदर, हाँ यही है ना। इन द स्काई ये थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ। बताइए कौन सा वाले में होगा, कोई आइडिया है। देखिए, जो नो शूनर है उसके साथ कभी भी वैन का यूज नहीं होगा, आपका किसका यूज होगा, देन का होगा। THAN वाला देन, इसका यूज होगा नो शूनर के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, हम सबको पता ओकेजन ऐसे नहीं लिखा जाता। ओकेजन कैसे लिखा जाता है, OCCASIO है ना, ये जो होता है, जो हमें पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको इसके अगर ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा क्या इसका सेंटेंस है। आपका इस इडियम का मतलब बताइए, थ्रो थिक एंड थिन का सेंटेंस है, हिज फैमिली हैज सपोर्टेड हिम थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो
थिक एंड थिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा, इसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या कह रहा है ये? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि आपके अच्छी या बुरी किस्मत कैसी भी हो उसमें आपके परिवार आपका साथ देती है, इन टाइम ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेवंथ की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवंथ कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन, ठीक है, टू फिल इन द ब्लैंक। द मेजोरिटी, इसमें से क्या आएगा, बिलीव्स आएगा, इस बिलीविंग आएगा, बिलीव आएगा, हैव बिलीव्ड आएगा। द मेजोरिटी दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर द एबल लीडरशिप। तो क्या करती है, जो मेजोरिटी है वो विश्वास करती है, बिलीव्स आएगा, ठीक है, ठीक है, बिलीव्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। जो लास्ट स्ट्रॉ है इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब व्हेन शी वाज ब्लेम्ड विदाउट रीजन। उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया बिना रीजन के, ठीक है, तो वो जॉब छोड़ना सोच रही है, और इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए फटाफट, ए बी सी डी क्या होगा? इसका इसका सेंस है कि फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, ठीक है, जब भी सिचुएशन अनबियरेबल हो जाती तब लगाते हैं लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन टू, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। कौन सा जो आपका है, ठीक है, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा इंक के साथ, बताइए, ठीक है। इंक सो दैट प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स डैश इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड। किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसमें इंक के साथ इन लगता है, ध्यान रखना, क्या लगता है, इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड आर वॉचिंग द मैच। इसका आपको कन्वर्ट करेंगे तो किस में होगा, कन्वर्ट होगा, माई फ्रेंड आर वॉचिंग का मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, बताइए जल्दी। ये होगा आपका, यस आप सही बोल रहे हो, ऑप्शन सी, ठीक है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द माई फ्रेंड, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको पता है EMR से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें GS लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो डाली है जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो मैंने डाल दी है। ICT हम कंप्लीट कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, NAP 1 शॉट वीडियो हमने दे दी है, NCF कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी से रिलेटेड 2 वीडियोस डाली है, और प्रैक्टिस सेट तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3rd प्रैक्टिस सेट है। ये वीडियो आपको सब फ्री मिल रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी पता पड़े कि हाँ मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लगे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हिंदी पर चलते हैं, इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट। ये है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, दंत, मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। करके देखिए, मुंह से एक बार बोलिए, ओ कहाँ से बोल रहे हो, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, कंठ ओष्ठ से बोल रहे हो, ठीक है, कंठ ओष्ठ से बोल रहे हो, ओ बोल के देखिए चाहे। क्वेश्चन है 12वां, कक्षा जो है शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, समूहवाचक में, व्यक्तिवाचक में, भाववाचक में, जातिवाचक में, बताइए कौन सा आता है? कक्षा किस में आता है ये? समूहवाचक में, हाँ जी समूहवाचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ठीक है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, कौन सी होगी? मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना या मुड़वाना, क्या होगा? सकर्मक क्या हो, सकर्मक क्रिया होगी इसकी मोड़ना, क्या होगी? मोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है,
कौन सा पुल्लिंग है इसमें से? नदी, पानी, रोटी, बकरी, कौन सा? देखिए बकरी तो वैसे ही स्त्रीलिंग है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी, बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, देखिए ठीक है, पता तो पड़े। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये आपका पानी, ठीक है, पानी। देखिए जितने भी, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जितने भी आपके लिक्विड हैं, जो द्रव पदार्थ है, वो लगभग सभी पुल्लिंग है, ध्यान रखना, ठीक है, चौंकने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कृतवाच्यों का वाक्य कौन सा है जिसमें कर्ता प्रधान है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये आपका कौन सा है? यही आपका कृतवाच्य है, ठीक है। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये कौन सा है? कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली गई, ये भी कर्मवाच्य है ना। क्वेश्चन नंबर 16, जामुन का तत्सम रूप क्या है? देखिए जो तद्भव है, जामुन क्या है? ये तद्भव है, जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुआ, कौन से है? तद्भव है, तो जामुन एक तद्भव वर्ड है। अब इसका संस्कृत में तत्सम क्या है? ये है आपका जम्बू, है ना, जम्बू ही तो है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग कौन सा है? बताइए, ये तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत, कौन सा होगा? जी बिल्कुल बी ऑप्शन, प्रति, ठीक है। अब ये अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर के, चपला का? अलंकेश, कोई आइडिया? कोई भी आइडिया? अलंकेश शब्द है कुबेर का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, अभ्यागत बोलते हैं, अनाहूत बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं। तो जिसे बुलाया ना गया हो, उसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर अतिथि नहीं बोलते, उसको अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो और जिसे आने की तिथि फिक्स ना हो, उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, कौन सा? विद्या जमा द्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, या विद्या जमा आर्थी, या विद्या जमा थी? क्या होगा सही जवाब? हाँ जी, हमने कई बार सुना, कितने क्वेश्चन, कितने प्रैक्टिस सेट्स में, कितने पेपर्स में आया है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इसका है विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। यहाँ पर हमारा हिंदी जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आपके जनरल अवेयरनेस पर, ठीक है। 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। 21 चलते हैं, 21 है, मानचित्र निर्माण का विज्ञान क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, या ज्योग्राफी कहलाता है? बताइए क्या होगा? इसको बोलते हैं हम, बताइए जल्दी, क्या बोलते हैं? जिन्होंने भी जवाब सी दिया है वो एकदम सही है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ये है, किस राजधानी को भारत की बाघ राजधानी का नाम से जाना जाता है? विच कैपिटल इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। देखिए जो टाइगर कैपिटल है वो है आपकी नागपुर, ठीक है। एंड टाइगर स्टेट कौन सा है? वो है आपका एमपी। टाइगर स्टेट पूछा जाए तो एमपी है, टाइगर कैपिटल पूछा जाए तो नागपुर है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, चलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात की गई है? बताएगा कोई? अध्याय 2, 3, 4, 2, 3, 5 या 7? बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में शिक्षा की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? विच ओशन हैज द 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द इंडिया? वो कौन सी है? वो कौन सा महासागर है? वो है आपका, बताइए कौन सा है? आवाज नहीं आई बिल्कुल भी।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक, प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ही है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय क्रिया, जो इनर्ट गैस है, वो कौन सी है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है? हीलियम गैस, रेडॉन गैस, क्रिप्टॉन गैस या नियॉन गैस? बताइए, कोई भी आइडिया कहीं तक भी? देखिए, जो इसका जवाब है वो है रेडॉन गैस। क्यों? क्योंकि इसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, इसमें से आपकी अल्फा रेज निकलती हैं जो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में लाभदायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन कौन सा? बी, सी, डी या ए? हाँ जी, विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रचार अवधि के दौरान, ठीक है, जब भी कैंपेन पीरियड होता है, ठीक है, के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। जो दिशा निर्देश हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है? जो गाइडलाइंस दी जाती है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है, बताइए। कैंपेन कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कैंपेन प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल कंडक्ट गाइडलाइंस? तो उनको बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता बोला जाता है, जो आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? ये मैंने बताया है, ठीक है, इसकी मैंने जो कवर पेज है वो भी दिखाया था आपको। कौन सी है? यह है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, ये है भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए, कब शुरू किया गया था? 3 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या 25 दिसंबर 2016 को या 15 दिसंबर 2016 को? तो ये किया गया था आपका 3 दिसंबर 2015। कब शुरू किया गया था? 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईईपी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अगर आपको यहाँ ना देखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे फुल फॉर्म वगैरह होगी, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आईईपी की फुल फॉर्म क्या है बताइए? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम? क्या होगा इसमें? जो करेक्ट आंसर होगा वो ध्यान रखना, वो ऑप्शन सी होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। कुछ जो साइट्स हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कुछ पर प्लान भी दे रखा है, ध्यान रखना, कुछ पर प्लान दे रखा है जो कि गलत है। आपका जो सही आंसर है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये वहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम कम दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप ही बोलोगे, है ना। तो इसको मैं बताते हुए चलता हूँ, जो रीजनिंग का पोर्सन है, जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये है, देखिए, ट्रैक्टर 14, ट्रॉली भी 14, तो स्कूटर कितना होगा? अब ये बताइए मुझे, ट्रैक्टर और ट्रॉली में आपको कोई समानता देखने को मिल रही है? जो 14 ही है सेम, क्या समानता हो सकती है? देखिए, जो आपके लेटर्स हैं वो तो सेम है नहीं, है ना भाई, बिल्कुल सेम तो है नहीं। तो डिफरेंस क्या? आप देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, जो लेटर्स की काउंटिंग है वो सिमिलर है ना। ये भी 7 लेटर्स हैं, ये भी 7 है, और यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, और 7 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 7 2 जा 14। अब स्कूटर को भी
यहाँ पर भी 7 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू 14, तो 14 आपका आंसर आ गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, देखिए जब कोई रिलेवेंट है नहीं, कोई सिमिलर है ही नहीं, है ना, तो क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़ है, जो एक जैसी, वही तो देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 आप बता सकते हैं मुझे बहुत ईजीली, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो मुझे आप बताइए क्या ट्विस्ट है इसमें, पहले मुझे आंसर बताइए क्या होगा। नाखून, बाल, मुहासे या पैर और का अंगूठा, इनमें जो अलग है, जो इनसे संबंधित नहीं है, वो क्या होगा। तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, वो क्या है। देखिए, जो नाखून है वो भी एक हमारे शरीर का हिस्सा ही है, बाल भी शरीर का हिस्सा है, और पैर का अंगूठा भी शरीर का हिस्सा है। लेकिन मुहासे जो है वो एक बीमारी है, डिजीज है ना, तो ये अलग हो गई। अब ये क्या है, ऑप्शन सी है। लेकिन यहाँ पर जब अगर आपकी बुकलेट होगी आंसर वाली, उसमें आप सी नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी ऐसे नहीं है, यहाँ पर सी यहाँ पर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये अंतर है, ठीक है, यहाँ पर सी है, वरना तो ये देता ही नहीं, सीधे यही दिखा देता, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन उसने कोड बना दिए गए, है ना, कोड के हिसाब से आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ये, फाइंड द नेक्स्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अगर हम सी, डी, एफ, आई, अब आगे क्या आएगा वो देखना है। देखिए बताइए क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में दिया है शायद, क्वेश्चन एक जैसा, कुछ एक जैसा। इसमें क्या है, सी और डी में बताइए कोई डिफरेंस है, नहीं है, 0 का है गैप। इसमें 1 का गैप है, डी ई एफ, एफ जी एच 2 का, जी एच के बाद आई के बाद अब यहाँ पर 3 का ले लेंगे, आई जे के एल, अब क्या आएगा, एम आएगा, तो एम है यहाँ पर, हाँ जी है, ये रहा एम, हो गया काम खत्म। जो गैप है वो बढ़ाते जाइए, काम होता जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये है, नीना सुबह, देखिए जो आपका मैप होता है वो आपका इस टाइप का होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर हो गया। अब ये बोल रही है कि नीना सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य कहाँ से उगता है, हमें सबको पता पूर्व दिशा से उगता है, तो विपरीत दिशा में मतलब वेस्ट की तरफ, पश्चिम की दिशा की तरफ साइकिल चलाना शुरू करती है जी, चलाना शुरू कर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, शुरू कर दिया, चलाना शुरू करती है और फिर बाएं ओर मोड़ती है। बाएं कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर वो बाएं मुड़ती है। बाएं कहाँ को मुड़ेगी, वापस इस साइड को मुड़ेगी, ठीक है, तो वो किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो वो है ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा इधर कौन सी है, पूर्व दिशा ही तो आएगी, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा, पूर्व, है ना, ईस्ट इसका आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पति के पिता के बेटे के रूप में, अपनी पत्नी के पिता के बेटे के रूप में करवाया है। तो वो आदमी जयंत का क्या लगा, तो वो आपका क्या लगा, आपका क्या, वो जयंत, वो आदमी जयंत का लगा साला, है ना, साला लगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर को जो, ठीक है, जो मल्टीप्लाई है उसको कोड है आर, ठीक है, जो प्लस है उसका कोड सी है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सी मीन्स प्लस और ई मीन्स भी प्लस, ई मीन्स प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ई मीन्स आपका डिवाइड है, ठीक है, हाँ ध्यान आ गया मुझे, ठीक
ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको। यहाँ पर ई मीन्स डिवाइड है, प्लस नहीं है ना। तो अब ये कह रहा है कि ये कोड है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, 4 है, सी क्या है, प्लस है ना, तो हमने प्लस लगा दिया। 9 के बाद, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आर है, आर का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 7, उसके बाद क्या है, डिवाइड आएगा, डिवाइड लगा दिया। 3 है, फिर माइनस है, 23 है। ये आपका है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको आधे से ज़्यादा काम, 75% काम तो अभी हो गया, जैसे आपने कोड से इसको डिकोड कर दिया। अब यहाँ पर 4 इंटू, ठीक है, 4 प्लस 9 इंटू 7, यहाँ डिवाइड है, इसको हम नीचे ले आते हैं, कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 23 कर दिया, 23 माइनस के 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 4 प्लस 27, सॉरी 21, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 तिया 9, 7 21, ठीक है, और यहाँ पर 23 आएगा, ठीक है, 23 आ गया। अब देखिए 23 में से, 23 में से 21 घटाएंगे, कितना बचा, यहाँ -2 बचा, -2 में से 4 में से -2 गए, कितना बचा, 2 बचा। तो आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आ गया समझ में। देखिए कोड जब आप डिकोड कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 37, ये बताइए, ये है कि सेलेक्ट द सुटेबल फिगर, जो भी यहाँ पर आ सकती है इनमें से, चारों में से वो कौन सी होगी, बताइए। देखिए अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक खाली ट्रायंगल है, उसमें एक डंडा फिर घुस गया। अब यहाँ से ट्रायंगल हटा दिया इन्होंने इस टाइप से, ये है, इसमें प्लस का आया और वो ये फिगर हट गई। इसमें से अब क्या होगा, अब ये फिगर हट जाएगी तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन 4 ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें से आप में से कितनों को आता है ये क्वेश्चन, देखो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है एक बार देख लीजिए, नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। देखिए इनको, ये बिंदु है ना, ये जो बिंदी लगाई हुई है, ठीक है, जो नंबर्स, इनको आप हटा के इनको सीधे लिख दो। 2 है तो 2 लिख दो, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। कोई से भी 2 उठा लो जिसमें एक कॉमन हो। हमने पहले के 2 उठा लिए, ये उठा लिए, यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 ऊपर नीचे लिख दो। उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज चलो, 3 के बाद क्या है, 5 के बाद 3 2, 3 2 हो गया। इधर भी एंटी क्लॉक वाइज चलो, 4 6। तो देखिए 3 के अपोजिट 4 आ गया और 2 के अपोजिट 6 आ गया, और 5 के अपोजिट जो बच गया, कौन सा बचा, 1 बचा, तो 1 आ गया, ये हो गया। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट 6 है, 6 आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कहीं भाई हो सकता है मैंने पहले से ये आंसर बना रखा हो, रटा रटाया बोल रहा हूँ, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लेते हैं, 1 1 ले लिया। अब उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, 2 है फिर 3 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, ऐसे चलो। 6 है 4 है, 6 है 4 है, देखो 2 के अपोजिट में 6 है और 3 के अपोजिट 4 है, देखो 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 4 है। यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या है, जो बच गया वो कौन सा, 5 है, तो देखो 1 के अपोजिट 5 है, आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस टाइप से करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये बताइए इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, बताइए मुझे जल्दी फटाफट। देखिए जब भी स्क्वायर के इस टाइप का आया तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा है।
जब भी इस टाइप का है तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 और 9 25, 25 और 4 24 और 25 और 4 29 और 1 30। ठीक है, तो ये आपका 30 आंसर हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से जो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें से वो चुनिए, कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। तो ये है आपका काऊ डायनासोर स्नेक मंकी, बताइए कौन सा होगा। ये है आपका डायनासोर। क्यों, क्योंकि एक विलुप्त प्रजाति है, बाकी सब तो आपको देखने को मिले हैं, लेकिन जो डायनासोर है वो आपकी विलुप्त प्रजाति है, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके जो आपकी रीजनिंग है वो भी ख़त्म हो गई। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको, आप सपोज कीजिए, ठीक है, वैसे तो आप टीचर हैं ही, सिर्फ आपको एक गवर्नमेंट जॉब का आपको जॉब लेटर हाथ में चाहिए, वरना तो आप टीचर हैं, इसमें कहने वाली बात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। यही सोच के चलिए कि आप टीचर हैं और उस तरीके से ही आप जॉब दीजिएगा। देखिए, अब बताइए सोशलाइजेशन क्या होती है। रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड लर्नर। रिपोर्ट क्या होती है, तालमेल होता है, मतलब टीचर और जो लर्नर है उसके बीच में तालमेल, उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। या अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको अडेप्ट करना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। या फिर चेंज इन सोशल नॉर्म्स, बदलाव, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, इसको सोशलाइजेशन या सामाजिकरण बोलते हैं। क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए। ए, बी, सी या डी, बताइए क्या होगा। देखिए, समाजीकरण वो है जिसमें आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, तो आपको उन सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करना होता है, तो अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, वही समाजीकरण है। क्वेश्चन अगर हम 42 की बात करें, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। पहला कहता है विकास और सीखना अधिगम, मतलब डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आपका विकास है या अधिगम है वो अनइफेक्टेड है, किससे, जो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जितने भी सोशल कल्चर है उनसे वृद्धि और विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। ठीक है, अगर आप किसी भी सोशल कल्चर को ऐसे तो अगर निकाल के फेंक देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, है ना। एक कमरे में बंद करके उसको ज्ञान देने से उसके अंदर सारी चीज़ें समाहित नहीं हो सकती। दूसरा है स्टूडेंट लर्न ओनली इन ए सर्टेन वे, कुछ एक निश्चित तरीके हैं जिनसे बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्सेटाइल वेज है, बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिनसे बच्चा सीख सकता है ना। तीसरा है प्ले इज सिग्निफिकेंट एंड कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जो खेलना है वो सिग्निफिकेंट है एंड कॉग्निशन है फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, समाज में देखिए अगर खेलेंगे बच्चों के साथ खेला जाएगा, ठीक है, जो आपके जब बच्चे कांटेक्ट करेंगे दूसरे बच्चों से तो उनके बिहेवियर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे और उनके विचार, उनके थॉट्स, उनके एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी है क्वेश्चनिंग बाय टीचर्स कॉन्स्ट्रेंट कॉग्निशन डेवलपमेंट, मतलब शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो बाधक, अगर टीचर बच्चे से सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, आप पूछोगे क्या, आप ही पूछोगे क्योंकि आप तो टीचर हो है ना, मजाक। क्वेश्चन नंबर 43 है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षण को के योग्य बनाती है, मतलब जो टीचर है
उसको किस चीज़ के योग्य बनाती है? टू गेन कंट्रोल ऑन लर्नर इमोशंस वाइल टीचिंग, ताकि वो बच्चों के इमोशन संवेगों पर नियंत्रण कर सके, इस चीज़ के लिए नहीं। टू क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, इसलिए ताकि वो बच्चों के बारे में समझ सके कि किस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है। यह होगा बाय, ठीक है। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, ठीक है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होगी, जब स्पष्टता होगी तो उनको सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। जो राजेश है, राजेश इज ए विरोशियस रीडर है, वो लगा हो पढ़ाकू जिस तरह से बोलते हैं, ठीक है, विरोशियस रीडर है। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग ऑफ हिज कोर्स बुक, ठीक है, he often goes to library and read books on diverse topic. राजेश डज हिज प्रोजेक्ट इवन इन अ लंच ब्रेक, ठीक है। बहुत बच्चे अपने क्लास में देखे होंगे, ठीक है, आपके टाइम में भी रहे होंगे, जिससे पढ़ने पर, ठीक है, कभी भी देखो, कभी भी देख रहा हो वो पढ़ रहे हैं, देखे होंगे ना, ठीक है। ही डज नॉट नीड प्रमोटिंग बाय हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट और, मतलब उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप पढ़ लो। कैसे, और ये कैसे हुआ, तो इनको किस तरीके से बोला जा सकता है उस लड़के, वो कैसा है? फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, टीचर्स मोटिवेटेड लर्नर है, असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, मतलब जो आंतरिक रूप से, तो जाहिर सी बात है, देखिए जो आउटर मोटिवेशन है वो बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करती, वो एक लिमिटेड पीरियड तक काम करती है। सुबह आपने मोटिवेटेड वीडियो देखी और आपको शाम तक आपको उसी ढर्रे पर आ जाओगे जिस पे आप चल रहे थे। लेकिन अगर आपके अंदर से कोई आग निकली, और ध्यान रखना एक मेरी बात को, जब तक पीछे आग नहीं लगती है रॉकेट नहीं उड़ता है, इसलिए आग लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आग लगना, सीने में आग लगना बहुत ज़रूरी है। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना को विश्लेषण के लिए बनाई जाती है? आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई या डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जहाँ पर भी एनालाइज किया जाता है वो कब होता है? जब चीज़ों को क्लासीफाई करके बताया जाता है, ठीक है, क्लासीफाई, डिफ्रेंशिएट नहीं, क्लासीफाई किया जाता है उनको, ध्यान रखना मेरी बात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए ये क्या है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड, ठीक है, ए+ प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, ठीक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा प्रारंभ होती है और वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पैर जो है पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। उसका मुख्य कारण हो सकता है, हो जाती है उचित तरीके से, हाँ, उसके मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? पहला, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ये भी है, ठीक है। निरीक्षण शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उस कक्षा की अध्यापिका हो सकती है जो बहुत स्वभाव में बहुत कठोर हो, या फिर शायद वह अकस्मात संवेग आवेग का सामना नहीं कर पाती, मतलब सडन इमोशन आउटबर्स्ट। देखिए इसका ये जवाब नहीं हो सकता, और टीचर आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने भी कठोर हो। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वो A+ लाना चाहती है तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कि बहुत क्लास में बिल्कुल ही पीछे, उसने कभी पढ़ के ही नहीं देखा और वो टॉप करना चाहता हो, बिल्कुल ही उसको कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले पास होना चाहेगा, फिर अच्छे नंबर लेके आना चाहेगा, और तब जाके जो अच्छे नंबर आते जाएंगे तब वो जाके A+ ग्रेड लाना चाहता है। तो वही वाली बात है, अगर वो A+ ग्रेड लाना चाहेगी तो इसका मतलब है उसका पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, शायद वह अपनी तैयारी के लिए आत्मविश्वासी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होता तो वो A+ के नहीं, वो ये बोलती कि हाँ भैया मैं पास हो जाऊँ बहुत है, ये भी नहीं होगा। हाँ ये बात है कि शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है,
कि मुझे A+ लाना ही लाना है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो जाता है कि जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ये है, अ टीचर शुड, एक टीचर कैसा होना चाहिए, ट्रीट एरर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर। मतलब जब भी बच्चा पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसको तुरंत और उसने कोई भी गलती कर दी है तो उसको तुरंत डांटना चाहिए और उसकी हर गलती को गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर बात पे डांटोगे तो बच्चा आपसे डरेगा, ना कि आपसे चीज़ें शेयर करेगा, ना ही आपसे बात करेगा। दूसरा है, मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम सडन अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। शिक्षार्थी कितनी बार गलती से बचता है, इस सफलता के माप के रूप में देखना चाहिए। अगर वो गलती से बचेगा, इसका मतलब वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। गलती करने से बचना एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है, वो अवॉइड ही कर रहा चीज़ों को। तीसरा है, नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज। ध्यान रखना, ये एनईपी में भी बात कही गई है कि जब भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी ये बात कहती है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि एक बुक आपके पास है, मतलब आप टीचर हो, आपके पास एक बुक होगी और एक बच्चा स्टूडेंट्स के पास बुक होगी, तो जो बच्चा पढ़ रहा है जहाँ पर भी वो गलती करे वहाँ पर पेंसिल से आप अंडरलाइन करो, और जो बच्चा वो अपना जो भी आपने उसको पैराग्राफ दिया है पढ़ने को, वो जब पढ़ ले, फिनिश कर ले, तब उसको आप बताओगे कि हाँ बेटा यहाँ पर आप मिस्टेक किया आपने। क्यों? क्योंकि उसको हर बार टोकोगे, हर गलती पर टोकोगे तो क्या होगा, उसके बाद वो बाद में बीच में खड़ा होके पढ़ना बंद कर देगा, ठीक है। वो आपके सामने आएगा ही नहीं, वो हाइड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है, तो ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको करेक्ट नहीं करना है, तो ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है कि नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज। उनको सही नहीं करना बीच में। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, ये है, ठीक है, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। ये बोल रहा है प्रोसेस की, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, ठीक है, एक को छोड़कर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ये इसका एक हिस्सा है, बिल्कुल है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये भी उसका हिस्सा है। एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, ये भी। लेकिन एंटिसिपेट आउटकम होता है जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके बाद जो निकलता है, परिणामों की आशा करना, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है, लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी है, एक स्टेबल स्टेट है, वेरिएबल स्टेट है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग या डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट। तो ध्यान रखना, पहले आप मुझे बताइए, चलिए मैं तो बाद में बताऊंगा कैसा है, एक कैसी स्टेट है, ABCD कौन सी है। ध्यान रखना, ये एक वेरिएबल स्टेट है, ठीक है। वेरिएबल मतलब ये स्थिर नहीं है, उसमें चेंज लाया जा सकता है, ठीक है, चर अवस्था है। बच्चों के अंदर अगर ये लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसको इम्प्रूव टीचर के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आप एफर्ट लगाएंगे, वो नहीं देखिए वो भी तारे ज़मीन पर, है ना, हाँ बस वही वाली बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, कंडक्टिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या शिक्षार्थियों को कुछ समय छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। देखिए क्वेश्चन दोबारा सुनिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण अगर तैयार करना है
तो उनको कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दो और उनको खुद डिसाइड करने दो, ठीक है, खुद डिसाइड करने दो कि वो क्या सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ देते ना ऐसे ही कि हाँ ये लो अपने लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके सीखो, उनको छोड़ दिया जाता है उस टाइम के लिए ताकि वो अपना दिमाग चला सके। यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब आपका जो पोर्शन है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? देखिए विंडो NT ये भी एग्जाम्पल है, विंडोज सर्वर 2003 ये भी है, लिनक्स भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन विंडो XP ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, NOS नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेट, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं जो डाटा को कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। अच्छा बताइए फुल फॉर्म ऑफ UTP क्या है? UTP की फुल फॉर्म क्या है? ABCD, यूनिवर्सल ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पॉइंट केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर यूनिवर्सल ट्विस्टेड पेयर केबल। तो क्या होगा? ये है आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कैसी हैं? Nodes are the computer that originate the data, the computer that route the data, the computer that terminate the data, ये सब काम करते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं वो ये सब काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट इन ए नेटवर्क, क्या बोलते हैं उसको? और इसका क्वेश्चन में हर जो भी पार्ट दिया है ICT का उसमें हर किसी में इसके क्वेश्चन मैंने कराया। बताइए फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है, बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क। तो बैंडविड्थ जो है मीनिंग क्या है नेटवर्क में? ये है आपका ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो किस टाइप से जाएगा, है ना, और नहीं है तो कैसे जाएगा। जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसकी बात करता है बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, ये है, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। कितना चाहिए? ये आपका चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम है आपका 256 kbps, ठीक है, kbps कितना? 256 kbps। क्वेश्चन नंबर अगर हम 58 की बात करें तो ये क्या कहता है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वे टू गेट अ कंप्यूटर वायरस। किसके द्वारा जो है कंप्यूटर वायरस सिस्टम में नहीं आ सकता? बाय डाउनलोडिंग फाइल आ सकता है भाई, ठीक है, थ्रो ईमेल अटैचमेंट बिल्कुल आ सकता है, थ्रो पेन ड्राइव्स बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपका इसके थ्रू बाय टाइपिंग ऑन कीबोर्ड नहीं आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी, बाय टाइपिंग ऑन कीबोर्ड इसके थ्रू आपका कभी भी आपका वायरस वगैरह नहीं आ सकता, है ना, ये हम सबको पता है। क्वेश्चन अगर हम 59 की बात करें, ये है, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप जो है कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, किसके थ्रू हुआ था? तो ये हुआ था एप्सन के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू? एप्सन 1981 में, इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 60 और आपका ICT का लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? ये आपका कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 है। अब चलते हैं एनसीएफ और एनईपी के क्वेश्चंस पे। तो पहला है, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एनसीएफ 2023 फॉर फाउंडेशनल स्टेज इज मीन्ड फॉर एजुकेशन? फाउंडेशनल स्टेज जो है वो किस एज से किस एज के बच्चों के लिए है? तो वो है आपकी, बताइए, ABCD। ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा है? 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष है ना, जो फंडामेंटल, जो फाउंडेशनल स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करिकुलर एरियाज प्रपोज्ड बाय एनसीएफ? तो जो सीक्वेंस है इसके बारे में मैं डिटेल में बता रखा है आपका, जो एनसीएफ की मैंने वीडियो दी है, ठीक है, जिसमें हमने 2023 की बात करी है, 2007 की बात करी है। तो ये क्या है, इसमें ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव भी आएगा, और बाकी भी पोर्शन है वो आप अगर चाहें आपको देखना है तो आप जाके वीडियो देखिए, पता पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें पता पड़ेगी उसमें, ठीक है। उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 63, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समझ से प्राप्त होती किससे? कंस्ट्रक्टिविज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म से, ठीक है, रचनावाद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द NEP 2020? कौन सा है? कौन सी स्ट्रक्चर है, बताइए जल्दी फटाफट। ये तो पता ही है इसमें क्या है, जल्दी बोलो। यस, 5+3+3+4। अगर इसको ये भी किसी को नहीं आया ना तो फिर दिक्कत है, ठीक है, फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन? प्राइमरी लेवल पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा होगा? कौन सी लैंग्वेज होगी? हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, या मदर टंग या होम लैंग्वेज होगी? बताइए कौन सी होगी? यहाँ पर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज बोल दो, मदर टंग बोल दो, होम लैंग्वेज बोल दो, ये है जिसमें बच्चे जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यूज़ करेंगे, बच्चे भी वही यूज़ करेंगे ताकि उनको अच्छे समझ में आए, और उनको खुली आज़ादी दोगे आप, जिसमें वो अच्छे से अच्छे अपनी लैंग्वेज को बोल सके, ठीक है, आप उनको मना नहीं करोगे। ये थे आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे